इस वीडियो में हम 2022 की टॉपर कृतिका मैम की कॉपी देखेंगे जो GS2 की है कि वो कितने अच्छे से जो है रिप्रेजेंट किए हैं। देखिए टॉपर की क्या रणनीति होती है, कैसे वो जो है क्वेश्चन टैकल करते हैं। उसको देखने के बाद में एक बार हम लोग उसको सीखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन इनका है, ये है सुशासन से आप क्या समझते हैं। UNDP द्वारा निर्धारित सुशासन की विशेषताओं पर विशेष ध्यान केंद्रित करते हुए स्पष्ट कीजिए। यानी ये पॉलिटी की उससे है, सुशासन जो गवर्नेंस टॉपिक होता है GS2 का, उससे रिलेटेड है। तो इन्होंने देखिए कैसे कितने अच्छे से डिफिनेशन, पहले सुशासन से आप क्या समझते हैं तो इसका डिफिनेशन उन्होंने दिया है। सुशासन शासन प्रक्रिया के उत्तम स्वरूप को परिलक्षित करता है जहां सहभागितापूर्ण शासन प्रक्रियाओं के माध्यम से पारदर्शिता एवं लोक कल्याण को लक्षित किया जाता है। मतलब इन्होंने इसकी डिफिनेशन दी है कि सुशासन शासन प्रक्रिया में उत्तम स्वरूप को परिलक्षित करता है जहाँ सहभागितापूर्ण शासन प्रक्रिया द्वारा जो है के माध्यम से पारदर्शिता एवं लोक कल्याण को लक्षित किया जाता है। देखिए अब UNDP द्वारा सुशासन की विशेषताओं को 8 स्तंभों के अंतर्गत निर्धारित किया गया है। अब इसे पूछा भी गया था, दूसरा जो है इसका क्वेश्चन का वो है UNDP द्वारा निर्धारित सुशासन की विशेषताओं पर विशेष ध्यान केंद्रित करते हुए स्पष्ट कीजिए। तो इन्होंने शॉर्टली पहले सुशासन को डिफिनेशन दिया, उसके बाद में फिर जो है UNDP द्वारा ये जो इसके 8 स्तंभ है इसके बारे में इन्होंने स्टार्ट किया लिखना। तो ये देखिए कितने अच्छे से जो है इन्होंने पिक्चर फॉर्म में या फिर कहिए तो चार्ट फॉर्म में चीज़ों को रिप्रेजेंट किया है। देखिए उत्तरदायी, इसके 8 स्तंभ क्या है। एक उत्तरदायी, सहमतिपूर्ण, फिर उसके बाद में फिर है सहभागितापूर्ण, फिर समावेशी, फिर पारदर्शिता, प्रभावी, कानून का शासन और अनुक्रियाशील। ये है 8 इनके स्तंभ। अब देखिए इन्होंने एक एक करके सबका डिफिनीशन अच्छे से लिखा है कि उत्तरदायी क्या है। सुशासन के अंतर्गत संपूर्ण प्रणाली को नागरिक शिकायत निवारण प्रणाली, समय बद्धता आदि के प्रति उत्तरदायी होना चाहिए। उसके बाद में पारदर्शिता इन्होंने क्या बताया है कि संपूर्ण प्रणाली को सिंगल विंडो सिस्टम के तहत पारदर्शितापूर्ण आवरण सुनिश्चित करना चाहिए। देखिए अब लोग कहते हैं कि जो है हमें एक भी वर्ड इंग्लिश का नहीं यूज करना है, देखिए इन्होंने किस लिखा है, सिंगल विंडो सिस्टम। तो ऐसा नहीं है कि हाँ एकदम से इंग्लिश वर्ड नहीं होना चाहिए, हम कहीं कहीं चीज़ें लिख सकते हैं। अनुक्रियाशील क्या है, सुशासन के लिए जनता के फीडबैक एवं जनता द्वारा किए जा रहे सुधारों की मांग के प्रति सजगता आवश्यक है। देखिए यहाँ पे इन्होंने ये जनता बना दिया है और फीडबैक, उसके बाद में फिर यहाँ पे सुधार जो होगा वही क्या है, अनुक्रियाशीलता। फिर ये सहभागितापूर्ण क्या है, जनता की सहभागी विचार विमर्श प्रक्रिया के माध्यम से सुशासन की सुनिश्चित संभव है। उदाहरण के लिए माई गवर्नमेंट इन या PMO के वेबसाइट के माध्यम से जन सहभाग। फिर प्रभावी क्या है, उदाहरण के लिए स्वच्छ भारत अभियान जैसे सुशासन संदर्भी प्रभावी उपागम। फिर कानून का शासन क्या होता है, सुशासन सदैव डायसी द्वारा संकल्पित विधि के शासन द्वारा पोषित होना चाहिए। इन्होंने यहाँ पे उसके बाद में समावेशी का क्या मतलब होता है, सुशासन के माध्यम से जनता के सुभेद वर्गों के समावेशन के प्रयास किया जाना चाहिए। जो सुभेद वर्ग हैं, जैसे जो समाज में गरीब तबके के लोग हैं, उनके लिए जो है प्रयास करना चाहिए। ठीक है, इन्होंने अपना ये क्वेश्चन जो था ये कंप्लीट कर लिया। और ये देखिए कितने अच्छे से शॉर्टली हर एक आयाम को इन्होंने टच करते हुए अपनी बातें रखी हैं। सुशासन से आप क्या समझते हैं, UNDP द्वारा निर्धारित सुशासन की विशेषताओं पर ध्यान केंद्रित करते स्पष्ट करना था, इन्होंने अच्छे से किया। अब जो दूसरा क्वेश्चन उसको हम देखते हैं कैसे इन्होंने टेकल किया है। ये क्वेश्चन है, भारत में सार्वजनिक स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली के माध्यम से विद्यमान समस्याओं का उल्लेख कीजिए और इन समस्याओं को कैसे दूर किया जाए। देखिए टॉपर्स कैसे चीज़ों को हैंडल करते हैं, कैसे जो है अपनी शुरुआत करते हैं, यहाँ सबसे हमें सीखना चाहिए। भारत में निजी एवं सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों के प्रयास द्वारा स्वास्थ्य प्रणाली का पोषण होता है। सरकार के GDP का कुल कितना 1.6% सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा में खर्च किया जाता है। देखिए कितना बढ़िया से भारत में निजी एवं सार्वजनिक दोनों क्षेत्र को
प्रयासों के द्वारा स्वास्थ्य प्रणाली का पोषण होता है और सरकार जीडीपी का कितना 1.6% मात्र सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा में खर्च करती है। फिर अब देखिए प्रमुख समस्याएं, दूसरा पक्ष क्वेश्चन का क्या था कि समस्याएं बताना था, विद्यमान समस्याओं का उल्लेख कीजिए। अब इन्होंने समस्याएं जो है स्टार्ट किया लिखना। क्या है? अवसंरचना की समस्या। देखिए सुदूर एवं ग्रामीण क्षेत्रों की में स्वतंत्रता के 70 वर्ष के बाद भी प्राथमिक चिकित्सा के केंद्रों को तक की पहुंच जो है सुनिश्चित नहीं हो पाई है। सही बात है। फिर इन्होंने क्षमता एवं मानव संसाधन, भारतीय स्वास्थ्य क्षेत्र में मात्र $221 प्रति 1 लाख जनसंख्या पर जो है प्राप्त है, जो SDG लक्ष्य के 550 लक्ष्य से बहुत कम है। देखिए जो SDG का लक्ष्य उसमें कितना है 550 है और हमारे यहाँ कितना 221 है मात्र। फिर यह तकनीकी एवं हार्डवेयर उपकरण समस्या, उत्तर निदानिक परीक्षण हेतु अवसंरचना एवं तकनीक का अभाव। फिर इन्होंने आगे लिखा है कि पहुंच एवं समावेशन की समस्या। देखिए पहुंच, ग्रामीण क्षेत्र के सुभेद वर्गों एवं महिलाओं तक सार्वजनिक स्वास्थ्य क्षेत्र की पहुंच अभी संभव नहीं हो पाई। देखिए इन्होंने शॉर्ट फॉर्म में भी चीज़ें यूज किया है, तो ऐसे भी हम लिख सकते हैं। फिर जागरूकता का अभाव, शिक्षा एवं वैश्विक चिंता चेतना के अभाव में, वैज्ञानिक चेतना के अभाव में जनता सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं से दूर है। फिर गैर प्रशिक्षित मानव संसाधन, इन्होंने ये हेडिंग डाला है और उसके बाद में इसने क्या लिखा कि गांव में सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं शहरों में भी सार्वजनिक स्वास्थ्य क्षेत्र में कंपाउंडर एवं नर्सों के माध्यम से उन बीमारियों का निदान या प्रेस्क्रिप्शन में प्रदान किया जा रहा है जिन्हें MSMD द्वारा लक्षित किया जाना चाहिए। अब देखिए समस्या का समाधान क्या हो सकता है। इन्होंने पहले समस्या बताया, उसका समाधान कैसे कर रही हैं, किया जाना चाहिए वित्तीय उपाय के माध्यम से, जैसे बजट को WHO द्वारा निर्देशित GDP में के 5% तक बढ़ाया जाए। जो WHO है उन्होंने कितना बताया है कि 5% होना चाहिए स्वास्थ्य के क्षेत्र में GDP का योगदान, इतना जो है खर्च करना चाहिए। लेकिन जो है बजट में उत्तम प्रयोग हेतु निगरानी तंत्र सुव्यवस्थित होना चाहिए, लेकिन हमारे यहाँ कितना हो रहा है 1.6%। सामाजिक उपाय क्या है? ANM आंगनबाड़ी के माध्यम से जागरूकता का सृजन के प्रयास किया जाना चाहिए। उसके बाद में फिर अवसंरचना का निर्माण, इस पर फोकस होना चाहिए। हॉस्पिटल निर्माण व सुदूर क्षेत्रों तक पहुंच निर्धारित करने हेतु सेस आदि के प्रावधान को बढ़ाया जाना चाहिए। फिर कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत प्रयास सुनिश्चित किया जाना चाहिए। देखिए इन्होंने इंग्लिश वर्ड को अच्छे से लिखा है, तो ऐसा नहीं है कि हाँ एकदम यूज़ नहीं करना। फिर दवाओं की उपलब्धता, प्राथमिक दवा सूची को विस्तार प्रदान करते हुए जन औषधि केंद्रों की पहुंच सुनिश्चित की जाए। ठीक है, फिर ये जो है अपना आंसर कंप्लीट कर लेती हैं। और फिर आगे क्वेश्चन जो है देखिए ये एक और देख लेते हैं हम। क्षेत्रवाद की अवधारणा को स्पष्ट करते हुए भारत में क्षेत्रवाद द्वारा ग्रहण किए गए विभिन्न रूपों का सविस्तार वर्णन कीजिए। तो देखिए कितना अच्छे से पहले क्या किया है इन्होंने, क्षेत्रवाद की डिफिनेशन बताई है। जो पहला पक्ष है उसको इन्होंने कवर किया, क्षेत्रवाद क्या है। उसके बाद में क्षेत्रवाद द्वारा ग्रहण किए गए विभिन्न रूपों का सविस्तार वर्णन। शुरुआत कैसे किया? क्षेत्रवाद किसी निश्चित भौगोलिक सीमा के अंतर्गत ऐतिहासिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक एकरूपता के आधार पर उत्पन्न निष्ठा की भावना है। देखिए कितने अच्छे से, मतलब एक 3-4 लाइन में इन्होंने पूरी जो है कितने भारी भारी शब्द का जो है इस्तेमाल करते हुए अपनी डिफिनेशन कंप्लीट की। क्षेत्रवाद किसी निश्चित भौगोलिक सीमा के अंतर्गत ऐतिहासिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक एकरूपता के आधार पर उत्पन्न निष्ठा की भावना है। नेक्स्ट इन्होंने शुरुआत किया है फिर भारत में क्षेत्रवाद के विविध रूप क्या है। विविध रूप कैसे हैं क्षेत्रवाद के? सांस्कृतिक क्षेत्रवाद किसी क्षेत्र के निश्चित संस्कृति के आधार पर निष्ठा एवं एकता की भावना एवं लक्ष्य रूप से कल्याण की चाह। उदाहरण के लिए भारत के उत्तर पश्चिम क्षेत्रों में सिख संस्कृति की विशेषता। उसके बाद में फिर क्या है? ऐतिहासिक क्षेत्रवाद। ऐतिहासिक रूप से भारत के विविध राजघरानों, संस्कृतियों एवं क्षेत्रवाद के में बटा रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप भारतीय क्षेत्रवाद भी समय समय पर उत्पन्न होता है। उदाहरण के लिए राजस्थान में राजपूत पहचान से संलग्न क्षेत्रवाद। उसके बाद में फिर आर्थिक एवं वंचना से उत्पन्न क्षेत्रवाद। देखिए क्षेत्रवाद का यह स्वरूप है
यह स्वरूप किसी क्षेत्र के वंचित स्वरूप एवं मुख्य धारा की कल्याणकारी योजनाओं में असहभाग से उत्पन्न होता है। ये जो आर्थिक वाला है, देखिए बुंदेलखंड का क्षेत्रीय सीमाकरण समीकरण। चलिए उसके बाद में फिर क्या 4.1 लिखा है कि क्षेत्रीय राजनीति से प्रेरित क्षेत्रवाद। किसी क्षेत्र की राजनीति महत्वाकांक्षा भी क्षेत्रवाद में परिणत हो सकती है। यहाँ राजनीति आधार भाषा राजनीति में विशिष्ट स्थिति अथवा भूगोल भी हो सकता है। उदाहरण के लिए निजाम क्षेत्र की राजनीति विरासत के फलस्वरूप हैदराबाद में क्षेत्रवाद। ठीक है, फिर उसके बाद में करिश्माई नेतृत्व के कारण उत्पन्न क्षेत्रवाद। किसी क्षेत्र में नेतृत्व के विशिष्ट स्वरूप के कारण भी क्षेत्रवाद भारतीय परिप्रेक्ष्य में देखने को मिलता है। फिर उदाहरण के लिए इन्होंने क्या लिखा है कि दक्षिण राज्यों में M.G. रामचंद्रन अथवा T.N. रामा राव के कारण उत्पन्न क्षेत्रवाद। देखो फिर इन्होंने जो है लास्ट में क्या लिखा है कि भारतीय राष्ट्रवादी भावना वस्तुतः क्षेत्रवाद से पोषित होती है और इसे नियंत्रण में रखना आवश्यक है ताकि राष्ट्रीयता के स्वरूप में सदैव उत्कृष्ट उन्नति सुलभ हो सके। देखिए इन्होंने अपना आंसर को कंप्लीट कर लिया है। सारे आयामों को उन्होंने टच किया, कोई भी आयाम छोड़ा नहीं है। देखिए टॉपर्स की ये रणनीति है कि वो कुछ भी नहीं छोड़ते हैं, उस कम शब्दों में ज़्यादा बातें अपनी कहते हैं। क्षेत्रवाद लिखा, उसके बाद में फिर उसके विविध रूप क्या हैं उसको इन्होंने अच्छे से लिख के फिर 2-3 लाइन में इन्होंने अपने डिफिनेशन के साथ कंक्लूजन के साथ अपनी जो है आंसर को कंप्लीट किया। एक और क्वेश्चन देखते हैं। ये कॉपी सही से जो है दिख नहीं रही थी, लेकिन कोई नहीं, हम कोशिश करते हैं पढ़ने की। भारत में शहरीकरण से जुड़ी प्रमुख समस्याओं पर प्रकाश डालिए। इन्हें दूर करने के लिए हाल ही के दिनों में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं। कि यानी क्वेश्चन ये है कि भारत में शहरीकरण से जुड़ी प्रमुख समस्याओं पर प्रकाश डालिए और इन्हें दूर करने के लिए हाल ही के दिनों में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं। जो शहरीकरण बढ़ता जा रहा है, इसके क्या कदम उठाए गए हैं, क्या उपाय किया जा रहा है गवर्नमेंट के द्वारा। तो उन्होंने देखो पहले शहरीकरण का डेफिनेशन दिया। ये भारतीय शहरीकरण प्रक्रिया अंग्रेजी शासन के समय अपना शिशुकाल स्थापित करते हुए स्वतंत्रोत्तर काल में अपने विकास को दर्शाती है। देखिए कितने अच्छे से इन्होंने लिखा कि भारतीय शहरीकरण प्रक्रिया जो है अंग्रेजी शासन के समय अपना शिशुकाल स्थापित करते हुए स्वतंत्रोत्तर काल में अपने विकास को दर्शाती है। फिर इन्होंने भारतीय शहरीकरण में समस्या देखी। अब पहले वाली चीज़ को इन्होंने इतने अच्छे से शॉर्टली वे में लिख दिया है, उसके बाद में जो है ये दूसरे पक्ष पे आ गई हैं कि भारतीय शहरीकरण में समस्याएं क्या हैं। तो क्या क्या समस्याएं हैं देखिए, संकुलों की सुभेद्यता, प्रमुख शहरों में नियोजन की कमी और शहरी क्षेत्र की कई वर्गों में विभाजित होना। और फिर ये भारतीय शहरीकरण की समस्या देखो ऐसे ही इन्होंने फिर लिखा है फिगर फॉर्म में डायग्राम बना के। भारतीय शहरीकरण की समस्या क्या है, वित्तीय समस्याएं, फिर जैसे बजट, नियोजन और भ्रष्टाचार, ये इसके आयाम हैं। फिर क्या है, सामाजिक समस्याएं, इसमें क्या है, प्रवासी वर्ग से भेद, सुभेद वर्ग एवं निर्धन व्यक्तियों के समायोजन की कमी और मुख्य शहर एवं मलिन बस्तियों के मध्य डिवाइडेशन। फिर ये है अवसंरचना एवं नियोजन से संबंधित समस्याएं। फिर धारणिकता से संबंधित समस्याएं, इसमें क्या है, पर्यावरण संतुलन पर कुप्रभाव, पर्यावरण जागरूकता का इतर नियोजन और आपदा के प्रति सुभेद। फिर देखिए क्या है कि सरकार द्वारा प्रयास, क्या सरकार ने प्रयास किया है, जैसे डॉक्टर कलाम के पूरा, इसको आप लोग जानती होंगी कि पूरा प्रोवाइडिंग अर्बन एमिनिटीज़ टू रूरल एरियाज़ के तर्ज पर भारतीय ग्रामीण क्षेत्र का विकास तो हुआ, परंतु शहरी क्षेत्र के नियोजन एवं अवसंरचनात्मक प्रयास में उतनी उत्कृष्टता नहीं देखने को मिल रही है कि हाल ही में सरकार द्वारा निम्न प्रयास किए जा रहे हैं। देखिए क्या है, REITS आदि के माध्यम से वित्तीय व्यवस्था ऋण। फिर प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी, इसके बाद में फिर विभिन्न नेशनल हाईवे आदि के माध्यम से अवसंरचना एवं परिवहन विकास, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो है ये मिशन। फिर अमृत मिशन, अवसंरचनात्मक विकास हाल में सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों में UN हैबिटेट थर्ड के प्रमुख अनुशासनों को स्थान दिया जाना चाहिए तथा अशोक मायरा समिति की अनुशंसाओं को लागू किया जाना चाहिए। फिर इन्होंने बताया कि प्रमुखता से
स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट का विस्तार एवं हृदय एवं प्रसाद जैसी क्षेत्र की विशेष परियोजनाओं के दायरे भी बढ़ाए जाना चाहिए। ये सब क्या है, ये अवसंरचनात्मक जो है या फिर कहिए तो आप शहरीकरण से समस्याओं की निजात के लिए ये योजनाएं लॉन्च की गई हैं। तो देखिए इन्होंने अपने जो है बात को अच्छे से लिख दिया है, कितने अच्छे से जो है प्रेजेंट किया है, सारे आयामों को इन्होंने टच किया है। एक क्वेश्चन और देखते हैं, क्या है, भारत के कौशल विकास का महत्व स्पष्ट करते हुए इसमें संबंधित चुनौतियों पर प्रकाश डालिए और इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं। देखिए, तो कौशल विकास से आशय किसी कार्य की पूर्ति हेतु विशिष्ट क्षमताओं के विकास से है, ताकि कार्यों की गुणवत्ता एवं उत्पादकता के गुणात्मक रूप में उत्तम बनाया जा सके। देखो इन्होंने कौशल को बता दिया, उसकी डिफिनेशन बता दिया, उसके बाद में उसके महत्व को फिर स्टार्ट करते हैं ये। और जैसे वर्ल्ड बैंक के अनुसार आने वाले 20 वर्षों में जहां विकसित देश के कार्यबल में 4% की कमी आएगी, वहीं भारतीय कार्यबल में 32% की वृद्धि देखने को मिलेगी। ऐसी स्थिति में जननांकीय लाभांश से परिपूर्ण लाभ की प्राप्ति हेतु कौशल विकास एक महत्वपूर्ण कारक है। ठीक है, फिर इन्होंने स्टार्ट किया है कि कौशल विकास से संबंधित चुनौतियाँ क्या क्या है। जागरूकता की कमी, जैसे महिलाओं द्वारा शिक्षा में पिछड़ापना, सुवेद एवं शिक्षा एवं सामाजिक पूंजी की कमी, फिर अवसंरचनात्मक कमी। देखिए ये सब समस्याएं हर एक जो है फील्ड में गवर्नमेंट के जितने भी होते हैं कि अगर उसमें क्या समस्याएं, तो अवसंरचनात्मक हो गया और ये आर्थिक हो गया जो बजट से संबंधित है, फिर सरकारी एवं प्रशासनिक उत्साह की समस्या हो गया। ये सब में कॉमन है, आप आराम से जो है कहीं से उठा के कहीं भी कॉपी पेस्ट कर सकते हैं या लिख सकते हैं। भारतीय शैक्षिक प्रणाली की समस्या, जैसे नवाचार को प्रोत्साहन नहीं, गुणवत्ता की शिक्षा नहीं, शिक्षा समावेश की कमी, फिर सरकार द्वारा उठाए गए कदम क्या है, मुद्रा स्टैंड ऑफ एवं स्टार्टअप इंडिया ये हो गया। उसके बाद वित्तीय प्रोत्साहन योजनाओं के माध्यम से नवाचारी शिक्षण एवं ट्रेनिंग तक पहुंच सुलभ हुई है। फिर महिलाओं हेतु प्रयास क्या, किरण योजना और महिलाओं के सशक्तिकरण योजना, फिर अल्पसंख्यक वर्गों के कौशल प्रोत्साहन हेतु उस्ताद योजना हो गया, हिमायत योजना हो गया, और सीखो और कमाओ योजना। ये सब योजनाएं जो है देखिए आपको याद करना होगा। उसके अंदर फिर मेंस में यही एग्जाम्पल के तौर में आपके जो है कंटेंट को भारी बताएगा और रिच चीज़ें अच्छी होगी, जिसे रिच कंटेंट बोलते हैं उसको जो है ये आपके फैक्ट जो है उसको रिच करते हैं। और NCVET द्वारा क्षेत्र विशेष के लिए कौशल विकास योजना को निर्मित श्रृंखला, फिर पूर्व में प्राप्त कौशल को पहचान प्रदान करना आदि, ये सब जो है उसके उपाय हैं। फिर देखिए इन्होंने जो है और भी ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो बहुत अच्छे से इन्होंने रिप्रेजेंट किया है। चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, क्या है, धर्मनिरपेक्षता की पश्चिमी अवधारणा और भारतीय धर्मनिरपेक्षता के मध्य अंतर स्पष्ट कीजिए। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि धर्मनिरपेक्षता की जो पश्चिमी वेस्टर्न अवधारणा है और भारतीय जो धर्मनिरपेक्षता है, इसके बीच में क्या अंतर है, क्या जो है कमी मतलब उसमें क्या समानता है और क्या असमानताएं हैं। तो देखिए धर्मनिरपेक्षता किन्हीं धर्मों के साथ सरकार, समाज और नागरिक के संबंधों को परिभाषित करने वाली संकल्पना है। धर्मनिरपेक्षता एक गतिशील संकल्पना है जो एक स्थान, काल और समाज के त्रयी के अनुसार अपना स्वरूप निर्धारित करती है। देखो इतने अच्छे से इन्होंने डिफिनेशन बताई। ये डिफिनेशन हम जो है याद कर लें, कहीं भी जो है लिख सकते हैं कि धर्मनिरपेक्षता किन्हीं धर्मों के मध्य के साथ सरकार, समाज और नागरिक के संबंधों को परिभाषित करने वाली संकल्पना है। धर्मनिरपेक्षता एक गतिशील संकल्पना है जो स्थान, काल और समाज के त्रयी के अनुरूप अपना स्वरूप निर्धारित करती है। फिर इन्होंने लिखा है कि पश्चिमी निरपेक्षता की अवधारणा का संबंध पुनर्जागरण के उस काल से है जब चर्च की उपस्थिति को प्रश्न चिन्ह करने में चिन्ह के घेरे में लाया गया। और भारत की धर्मनिरपेक्षता क्या है, उससे विलग एवं समाज के अविच्छिन्न रूप में सदैव से विद्यमान रही है। शक, हूण, कुषाण आदि पंथों के स्वीकारता से भारतीय धर्मनिरपेक्षता के बीज देखे जा रहे हैं। देखिए कितनी इन्होंने डीपली चीज़ों को लिखा है। फिर पश्चिमी धर्मनिरपेक्षता की अवधारणा क्या है और भारतीय धर्मनिरपेक्षता की अवधारणा क्या। पश्चिम से चर्च एवं राज्य को पूर्ण रूप पेड़ विलग मानते हुए दोनों को अहस्तक्षेप की स्थिति में
रखा। और भारतीय क्या है, भारतीय धर्मनिरपेक्ष के अनुसार राज्य सभी धर्मों के प्रति समान भावना रखता है। अब चर्च को राज्य के संरक्षण में जो है संरक्षण से मुक्त रखा गया, लेकिन भारत में क्या है, राज्य सभी धर्मों का समान संरक्षण सुनिश्चित करता है। फिर चर्च एवं राज्य के मध्य हस्तक्षेप के फलस्वरूप राज्य केवल तब सामने आता है जब मानव अधिकार का प्रश्न हो, और राज्य द्वारा सभी, भारत में क्या ऐसा है, सभी धर्मों के आंतरिक विषयों पर लोक व्यवस्था के आधार पर निगरानी की जा सकती है। फिर जो है अमेरिका में क्या है, राज्य अंतर धार्मिक विषयों के हस्तक्षेप पर कर सकता है, अंतर धार्मिक विषयों में नहीं। और ये इसमें अपने भारत में क्या है, राज्य अंतर धार्मिक के साथ साथ अंतर धार्मिक विषयों में हस्तक्षेप कर सकता है। अब देखिए इसका कंक्लूजन इन्होंने लिखा है कि इस प्रकार धर्मनिरपेक्षता के पश्चिमी एवं भारतीय धारणाएं मूलतः अलग अलग हैं, जिन्हें यूएसए एवं भारतीय मॉडल के रूप में भी जाना जाता है। तो यहाँ पे जो है हम देखें 5-6 प्रश्न को देखें और उन्होंने कितने अच्छे से जो है अपने बात को लिखा है, और एकदम साधारण वे में, और सभी आयाम को उन्होंने टच किया है। ये नहीं है कि कोई इनका पक्ष छूटा हो। तो ये कृतिका मैम की कॉपी थी जो 2022 की टॉपर थी हिंदी मीडियम में, जिनकी 66 रैंक थी, 66वीं रैंक थी। तो उनकी कॉपी को हम देखें कि कितने अच्छे से उन्होंने जो है शुरुआत की है और फिर अपनी बात को लिखते हुए कंक्लूजन पे पहुंचती हैं, और सारे आयामों को वो जो है उसमें लिखने की पूरा जो है प्रयास की हैं, और इतना अच्छे से इसे हम सीखें और देखें, अपने जो आंसर राइटिंग में सुधार करें। फिर ऐसे ही वीडियो हम बनाएंगे। चलिए, थैंक यू सो मच।